9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? तो सेंसस के डेटा को पब्लिक कीजिए, 50% कैप को हटाइए और जो दलित और आदिवासी वर्ग है उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। ये पहले कदम है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो परे हट जाइए, हम कर देंगे। तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़ 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़ रहे हैं। तो ये पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। देश में इन दिनों राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जातीय जनगणना और ओबीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किए हैं जो पूरी तरह से ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आधारित है। राहुल गांधी ने यहां तो कहा है कि अगर ओबीसी को उनका हक नहीं दिला सकते हैं तो आप परे हट जाएं। उन्होंने दावा किया है कि हम करके दिखाते हैं। उधर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना पर सवाल उठाए हैं। तो पहले आप राहुल गांधी और कन्हैया कुमार ने जो जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं वो बयान सुन लीजिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जरूरी है जातीय जनगणना और क्या है जातीय जनगणना, भारत में कब हुई थी पहले जातीय जनगणना। 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? दिल्ली की सरकार को आप देखिए, सरकार को सेक्रेटरी चलाते हैं। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की सरकार को की रीढ़ की हड्डी सेक्रेटरी होते हैं। दिल्ली की सरकार में 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के हैं और वो भी छोटे छोटे काम करने में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, खोखले शब्द मत दीजिए। ताकत देनी है, आर्थिक ताकत देनी है, राजनीतिक ताकत देनी है तो सेंसस के डेटा को पब्लिक कीजिए, 50% कैप को हटाइए और जो दलित और आदिवासी वर्ग है उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। ये पहले कदम है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो परे हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे। पहले हम विपक्ष में जरूर हैं मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। और संख्या के मामले में आप सब लोगों को पता है ना, सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया। ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि इस देश की वास्तविक संख्या क्या है। आप अगर प्रधानमंत्री जी की रैली को भी ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़ 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़। तो 135 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे हो गए हैं? क्या सचमुच 140 करोड़ हुए हैं कि 139 करोड़ ही हो रहे हैं? ये आंकड़ा तो सरकार को इकट्ठा करना चाहिए, सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। और जब गिन ही रहे हैं, पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। आज देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। यह भी तो हो सकता है ना, सरकार ने ही किया है कि इस देश में 10% ईडब्ल्यूएस के आधार पर रिजर्वेशन दिया है और कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया कि अगर आपके पास यह आंकड़ा है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हैं, अगर आप उनको मदद देना चाहते हैं तो मदद दीजिए। सरकार यह भी डेटा इकट्ठा करती है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसके आधार पर आप बीपीएल कार्ड जारी करते हैं, इसके आधार पे आप उनको खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, इसके आधार पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना करके देते हैं। तो किसी भी सरकार के लिए आंकड़ा का होना जरूरी है। प्रश्न ये है कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और लिखा कि जितनी आबादी उतना हक।
राहुल गांधी का ये नया फॉर्मूला एक तरह की राजनीतिक चतुराई कही जा सकती है, जिसमें छोटे छोटे राज्यों और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा फायदा छिपा हुआ है। फिलहाल सामान्य तौर पर ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15% और जनजाति को 7.5% आरक्षण हासिल है जो अभी दिया जाता है। कुछ राज्य इसे अपने हिसाब से कम या ज्यादा करते रहे हैं, खासकर ओबीसी वाले हिस्से को। कुछ राज्य इसे इसी तरह लागू करते रहे हैं जिस तरह से अभी लागू किया गया, 50% और 15%, 7.5%। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर क्यों जरूरी है जातीय जनगणना। भारत में हर 10 साल में से एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। किस तबके को कितने हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रह गया। जातीय जनगणना से ये पता होगा कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। अब सवाल ये कि आखिर जनगणना से हासिल क्या हो जाता है, लोगों को क्या फायदे होते हैं, सरकार को क्या फायदे होते हैं, राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है ये पता चलता है, किसके पास जमीन जायदाद की हिस्सेदारी कितनी है ये पता चलता है, सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय या रोजगार में किनके हिस्सेदारी कितनी है ये इससे पता चलता है, और किस वर्ग में शिक्षा का स्तर कितना है, क्या रह गया है ये भी पता चलता है। किस राज्य में कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों से रह रहे हैं ये भी आप जातीय जनगणना से पता कर सकते हैं। जाहिर है कि देश में सर्वाधिक संख्या पिछड़ा वर्ग की ही है, इसलिए जातीय जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो हर हाल में आरक्षण में इस वर्ग को अपनी भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ाने की उम्मीद होगी। राहुल गांधी का यह फॉर्मूला एक तरह से राजनीतिक चतुराई भी कही जा सकती है, जिसमें राज्यों की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा फायदा छिपा हुआ है। अगर कांग्रेस और बाकी छोटे दल एकमत होकर लड़ेंगे 2024 का चुनाव तो इसका सीधा फायदा हो सकता है। ये बात और है कि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने तमाम जाति गणितों को किनारे कर दिया। यहां मोदी के अलावा किसी भी तरह का गणित दूसरी पार्टियों के काम नहीं आ सके। अब आपको बताते हैं कि क्या जनगणना की तारीख आगे बढ़ाने के पीछे कोई राजनीतिक वजह है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि जनगणना में लेट होने की एक वजह जातीय जनगणना की मांग है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में राजनीतिक दल जातीय आधारित जनगणना की मांग अभी भी कर रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले जनगणना में जाति जनगणना शामिल नहीं होती है तो ओबीसी समुदाय में केंद्र सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। देश में आंदोलन शुरू हो सकता है और एक बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। संभव है कि इस वजह से ही केंद्र सरकार जनगणना टाल रही हो। एक एक चीज के लिए सबको कह रहे हैं कि पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करें, ताकि हम लोग एक तो इसकी संख्या जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावे कोई भी जात है, अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। एजुकेशन के बारे में भी सबको जानकारी हो जाएगी, आय के बारे में भी सबको जानकारी, भूमि के बारे में भी सबको जानकारी हो जाएगी। ये बहुत अच्छा काम हुआ। बिहार में कितने दबे कुचले लोग हैं इसका भी पता चल जाएगा और इसका सही मूल्यांकन होगा कि जब आपदा के समय में उनको क्या मदद की जरूरत है। जनगणना के लिए घरों की लिस्टिंग और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 के बीच होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया। तब से लगातार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। अब ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस ने सभी राज्यों को 30 जून 2023 तक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज करने को कहा है। कानून के मुताबिक किसी क्षेत्र की सीमाएं तय होने के 3 महीने बाद ही जनगणना शुरू हो सकती है। इसलिए फिलहाल 30 सितंबर 2023 तक जनगणना शुरू नहीं हो पाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कब हुई थी आखिरी बार जातीय जनगणना। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना साल 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। आजाद भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। हालांकि जातीय जनगणना एक ऐसी मांग है जिसे समय समय पर हर नेता द्वारा उठाया जाता रहा है और इसे मुद्दा बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो साल 1971 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसके अलावा साल 2011 में यूपीए के शासनकाल में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में कमियां बताकर इसे जारी नहीं किया गया था।
कुल मिलाकर जातीय जनगणना के पीछे एक राजनीतिक खेल है, जो खेल पहले मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ खेला था। अब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब उसी ओबीसी जाति के आधार पर कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार को एक तरह से फंसा रही है। खैर, फिलहाल केवल पासा फेंका गया है, इसका स्वरूप कितने बड़े स्तर पर सामने आएगा यह अभी सामने नहीं आया और ना ही इसके बारे में कहा जा सकता। अगर वीपी सिंह के जमाने की तरह आरक्षण पाने या उसके विरोध में या दोनों तरह से आंदोलन शुरू हो जाते हैं तो हो सकता है कि चुनावी राजनीति की दिशा में कोई नया मोड़ आ जाए। आपको बता दें कि कोलार में ही 2019 में दिए गए भाषणों के कारण, अपने बयानों के कारण राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में मानहानि केस में सजा सुनाई। उनकी सदस्यता भी चली गई। बीजेपी ने उन पर पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया, लेकिन अब राहुल गांधी इसी समाज का नाम लेते हुए बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।